हेलो एंड वेलकम टू डियर जिंदगी। आज का जो चैप्टर है हमारा चौथा चैप्टर ट्राइबल्स दिक्कूस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, यानी कि आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर में हम मेनली बिरसा मुंडा के बारे में रीडिंग करेंगे और किस तरह से बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल या फिर ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो इंटरफेयर हुआ था ट्राइबल्स ग्रुप्स की जो सोसाइटी है फिर उनके कल्चरल थिंग्स के अंतर्गत, तो उन लोगों ने किस तरह से उसके अगेंस्ट मूवमेंट किया था। और इसी कारण बिरसा मुंडा जो है वो ट्राइबल सोसाइटी के एक तरह से भगवान या फिर गॉड गॉड के रूप में किस तरह से पूजनीय हो गए थे। तो उनका संघर्ष और ट्राइबल जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हम रीड आउट करेंगे, उनका कल्चर सोसाइटी एंड वे ऑफ लिविंग को हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा was seen roaming the forest and villages of the छोटा नागपुर इन बिहार, यानी कि 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी था जिसको झारखंड में प्लेसेस है या फिर एक छोटा सा एरिया है जिसको छोटा नागपुर का जो पठार यहाँ पे प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जंगलों में बिरसा बिरसा मुंडा को देखा गया था। मेनली लोगों की थिंकिंग थी कि बिरसा मुंडा जो है उनके पास क्या है, एक जादुई शक्ति या फिर चमत्कारी शक्ति है जिससे वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, डिजीज है, उनको दूर कर सकते हैं। और जो अनाज की छोटी सी ढेर होती थी उसको बहुत बड़ा कर सकता था। ऐसे जादुई किस्से लोगों ने सुना करता था। ठीक है। और खुद बिरसा ने क्या कर दिया था कि ऐलान कर दिया था कि भगवान ने या फिर गॉडेस जो हैं उन्होंने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं आप लोगों का भला कर सकूं। ये छोटी सी कहानियां हैं, इनमें कुछ नहीं। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट नोट्स को देखेंगे। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडा, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर। यानी कि बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था, एक मुंडा परिवार में हुआ था जो कि जनजाति समूह था छोटा नागपुर के आसपास का। ठीक है। अब बिरसा के समर्थक यहाँ के जो बिरसा के जो फॉलोअर्स थे उसमें संथाल एंड ओरेंज। संथाल और ओरेंज क्या है, संथाल भी एक ट्राइब से, संथाल भी क्या है, एक ट्राइब से। संथाल एंड ओरेंज क्या थी यहाँ पर, दूसरी जो मेजर ट्राइब्स थी उनको संथाल एंड मोराल्स कहा जा सकता था। अब ये सब लोग क्या थे यहाँ पर, आसपास जो जो रूलिंग थी, ब्रिटिश रूलिंग से यहाँ पर ये लोग क्या थे, परेशान थे। ठीक। और उनको ये लग रहा था कि अपनी जो लिविंग स्टाइल है यानी कि उनकी जो लिविंग हुड है, उन लोगों की जो लिविंग हुड्स है वो कह रहे हैं कि रिलीजन अपीयर्ड इन डेंजर, यानी कि उनका जितना भी सोसाइटी है, कल्चर है, समाज है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, नुकसान में। एक तरह से उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है। तो वाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू द रिसोल्व, यानी बिरसा के सामने किन समस्याओं को हल कहा जा रहा था। और हु वाज द दिक्कूस, दिक्कूस कौन थे, दिक्कू यहाँ पर जो बाहर से ब्रिटिशर्स आए थे उनको यहाँ पर ट्राइबल्स ग्रुप में, लोकल ट्राइबल्स के जो लोकल ग्रुप से यहाँ पर उनको दिक्कूस के नाम पर इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक। व्हाट वाज द हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, व्हाट वाज द हैपनिंग इन द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश हेल्पनिंग, क्वेश्चन यू विल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हो रहा था, यानी ट्राइबल जो सोसाइटी थी उसके साथ क्या क्या हो रहा था, इसके बारे में हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। ठीक है। You have read about the tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmanas. These societies also did not have the sharp social division that were characterized of caste societies. All those who belonged to the same tribes thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic difference with ट्राइब्स। अब पिछले साल हमने आदिवासी समाज की सोसाइटीज थी उसके बारे में रीडाउट करा था कि उन लोगों के जो कबीले थे, जैसे हमने बंजारास के बारे में पढ़ा था, दिकुस थे, फिर संथाल, मुंडास के बारे में पढ़ा था, गोंड ट्राइब्स तो थी उसके बारे में रीड आउट किया था। उन लोगों को क्या थे कि उन लोगों के कस्टम्स एंड रिलीजन्स तो थे, वो किस तरह से ब्राह्मणों के द्वारा जो एक तरह से निर्धारित कर्म कांड है या फिर उपनिषद हैं, वेद हैं, उनमें जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दे रखी है, जितने भी अपने त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह हैं, उन लोगों की तरह से किस तरह से ट्राइबल ग्रुप्स के जो सोसाइटी एंड कल्चर एंड रिलीजन जो फॉर्म्स थे उन लोगों से किस रूप में अलग थे या फिर बिल्कुल डिफरेंट थे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, यानी जनजाति समूह किस तरह जीते थे।
सम वर जूम कल्टीवेटर्स। अब यहाँ पर जूम कल्टीवेटर्स को पूरा रीड आउट नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो जूम कल्टीवेशन है उसको समझेंगे, और इसके कुछ छोटे छोटे से नाम हैं जिनको अलग अलग पार्टीशन में इंडिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जूम कल्टीवेशन क्या होता था। जूम कल्टीवेशन, चूँकि ये जितने भी पीपल थे वो ट्राइबल ग्रुप्स थे, और ट्राइब्स मोस्टली फॉरेस्ट के अंदर लिविंग करती, ठीक। अब फॉरेस्ट में प्लेन एरियाज बहुत रेयर केस में पाया जाता है, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, जहाँ पर भी लिविंग करते थे, ये कबीलों में रहते थे, यानी कुछ टुकड़ों में रहते थे, 10 से 20 परिवार या फैमिलीज एक साथ लिविंग करती थी। ये लोग जहाँ जाते थे वहाँ आसपास के पेड़ों को काटा, फिर उनकी जो टहनियाँ फिर ब्रांचेस वगैरह होते थे उनको जलाया, जलाने के बाद उनसे जो ऐश बचती थी उसको अलग से साइड में कीप कर लेते थे, और उस काटी हुई जहाँ पर पेड़ काटे थे वहाँ पर प्लेन एरिया बना करके वहाँ पर एक खेत बनाते थे, नहीं फील्ड बनाते थे। फिर उस पर 1 साल 2 साल 1 ईयर 2 ईयर के लिए कल्टीवेशन करते थे। फिर जैसे उसकी फर्टिलाइजेशन पावर बिल्कुल कम हो जाती थी, उस प्लेस को छोड़ करके फिर आगे चले जाते थे। इस तरह से ये कुछ टाइम के लिए एक प्लेस पर रुक करके वहाँ पर कल्टीवेशन करते थे, अपनी लिविंग बींग को बेटर बनाते थे, फिर आगे से आगे चलते रहते थे। तो इस आगे से आगे चलने की जो प्रोसेस थी उसको कहा जाता था झूम कल्टीवेशन। इसको क्या कहा जाता था, झूम कल्टीवेशन। यहाँ पर देखिए कुछ समझ दे रखी है इसमें, देखिए फेलाउज अ फील्ड दैट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट सोइल रिकवर्स फर्टिलिटी। फेलाउज का मीन्स क्या होगा कि अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सोइल रिकवर्स फर्टिलिटी, यानी परती। फेलोस का मतलब क्या होता है हिंदी में, फर्ती, यानी कुछ टाइम के लिए किसी ज़मीन को छोड़ देना ताकि उसकी जो फर्टिलाइजेशन पावर है वो वापस से क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। साल यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ होता है, महुआ। महुआ बहुत फेमस फ्लावर होता है जिससे क्या बनती है, अल्कोहल या फिर वाइन बनती है। ये अपने एमपी के वेस्टर्न पार्ट, राजस्थान का साउथर्न पार्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में यहाँ पर मिलता है या फिर पाया जाता है, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को नोट डाउन करेंगे। अब सम वॉज हंटर एंड गैदर्स, अब कुछ हंटर थे गैदर से, हमको उससे कोई लेना देना, ठीक है। यहाँ पर मेजर जो चीज़ें हैं उनको समझ लीजिएगा। देखिए उड़ीसा के जो फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर एक छोटी सी ट्राइब्स पाए जाते जिसको खोंड कहा जाता था, ठीक है। ये ट्राइब्स क्या करते थे कि ग्रुप्स में क्या करते थे, शिकार करने के लिए निकलते थे, यानी कि एक साथ सब लोग ग्रुप्स में शिकार के लिए जाते थे। जैसे 5 लोग ईस्ट में गए, 5 वेस्ट में चले गए, 5 नॉर्थ में और 5 साउथ में। अब जिसको जो भी मिलता था, जिसको भी हंट करके लाते थे, फिर उसको कलेक्ट करके एक साथ सब करते क्या करते थे, उस मांस को या फिर उस मटन को पूरी तरह से डिवाइड करके आपस में बांट लेते थे। उस पूरे मीट को, मटन को आपस में क्या कर लेते थे, ये लोग बांट लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली चीज़ है कि ये लोग कपड़े कहाँ से लाते थे, कुसुम और पलाश फूलों की ज़रूरत थी। तो ये लोग क्या करते थे कि जो जितनी भी फॉरेस्ट से जितना भी इनको प्रोडक्शन मिलता था, फिर फॉरेस्ट की जितनी भी चीज़ें ये तोड़ करके या फॉरेस्ट में जा कर के लाते थे, क्योंकि ये फॉरेस्ट में लिविंग करना, वहाँ से चीज़ें लाना इन्हीं के लिए आसान था, क्योंकि ये लोग वहाँ के रास्ते जानते थे, किस तरह से लिविंग करना है, कौन सा पेड़ अच्छा है, कहाँ पर जंगली जानवर जैसे शेर चीताज पाए जाते हैं। तो बाहर के लोग यहाँ पर फॉरेस्ट में आके इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, ये काम यही कर सकते थे। तो ये लोग क्या करते थे कि अपनी प्रोडक्शन या फिर फॉरेस्ट की जितनी प्रोडक्शन होती थी उसको जा कर के पास के शहरों में जा कर के सेल करते थे, और वहाँ से क्या लाते थे, कल्टीवेटेड जो खाना वगैरह जो भी कपड़े हैं ये सब चीज़ क्या करते थे वहाँ से लेके आते थे। तो सीधी सी बात है, मध्य भारत सेंट्रल जो एशिया है वहाँ पर एक बेगा नाम का क्या पाया जाता था, ट्राइबल ग्रुप्स में था। सेंट्रल जो इंडिया है, सेंट्रल इंडिया में एक बेगा नाम का क्या पाया जाता था, ग्रुप पाया जाता था, ट्राइबल ग्रुप्स पाया जाता था। इसके बाद सीधा हम आते हैं यहाँ पर सम हेरिटेज एनिमल्स, यानी कि कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या करते थे, एनिमल्स यानी कि जानवरों को चराने के या फिर उनके ग्रेजिंग का वर्क करते थे। अब ये सीज़न बाय सीज़न जैसे जैसे जहाँ पर चारा है या फिर जो खाने की जानवरों के या फिर एनिमल्स के ईटिंग का जितना प्रोडक्शन होता है वो जहाँ जैसे जैसे एंड होता जाता था, ये पूरे के पूरे कबीले या फिर रेवड़, इनको लोकल लैंग्वेज में रेवड़ कहा जाता था। तो ये रेवड़ क्या करते थे, आगे से आगे
पेस्टरलाइट्स हैं, जैसे हमने बंजारों के बारे में पढ़ा था, बंजारों के बारे में रीड आउट किया था लास्ट ईयर, तो उसी तरह से ये लोग आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर देखिए पंजाब के जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर गुज्जर, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर लाबाड़िया, देन गाय भैंस के झुंड पालते थे, कुल्लू में गद्दी के समुदाय और कश्मीर में बकरवाल पालते थे। यहाँ पर ऊपर मैप की तरफ चलेंगे हम सीधे, मैप समझेंगे कि कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ कहाँ पर लिविंग करती थी। सबसे पहले गद्दीज जो थी और वन गुज्जर कहाँ थे, हिमाचल प्रदेश के आसपास की पार्टीशन में। सहरिया मेनली इस मैप में थोड़ा सा रॉन्ग विजुअलाइजेशन हुआ है। सहरिया जो राजस्थान का ईस्ट साउथ ईस्ट जो पार्टीशन है, और मध्य एमपी का वेस्टर्न जो पार्टीशन है वहाँ पर सहरिया। फिर भील ट्राइब्स देख लीजिएगा, और वन गुज्जर या फिर इनको राठवा कहते थे, गुजरात के अंदर लिविंग करते थे। इसके अलावा बेगा, बंजारा और गोंड मेनली एमपी के ट्राइब्स हैं। संथाल, मुंडा एंड उरांव ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैपिंग में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा पंजारा, बोंडास, कांधंगा, करुआ, सहोर एंड खोंड्स ये उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेगा, मरिया एंड गोंड्स ये छत्तीसगढ़ में, बंजारा महाराष्ट्र के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में कोया, बंजारा एंड गोंड्स। कुछ पुराना मैप से इसको अपडेट कर लीजिएगा कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ पर पाए जाते हैं। साउथ इंडिया में ट्राइब्स का नाम दे रखा है माला इरलूर। तो आपको सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी भी चीज़ को या फिर सोशल साइंस को आपको रीड आउट करना है तो आपको सबसे पहले मैपिंग आपकी सबसे मजबूत होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा मैपिंग करोगे उतना ज़्यादा आपके आंसर राइटिंग बेटर बनती जाएंगी। एक तो आप लिखे हुए को रीडिंग करोगी, रट के याद करोगी, और सीधा आपकी मैपिंग अगर आपको आती है तो सीधा आप उससे रीड डाउन कर सकते हो। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखिएगा बहुत कमाल की यहाँ पर कुछ ट्राइब्स मिलेगी आपको। सबसे पहले पानीनी निशी मिलेगी जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। गारो, खासी और जैंती यहाँ पर मेघालय के अंदर स्पेशली ट्राइब्स पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद रियांग त्रिपुरा के अंदर मिलती है। मेटी देखिएगा यहाँ पर मणिपुर के अंदर मिलती है, और नागा जो है वो नागालैंड के अंदर लिविंग करती है। उसके अलावा जारबाज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, बहुत बार हम सिर्फ मैप में रीड डाउन करते रहते हैं, और ये जो जितना आप ये अंडमान एंड निकोबार जो है वहाँ पर जो ट्राइब्स पाती है जो हमसे क्या हो जाती है वो छूट जाती है, फिर उसको हम नहीं जान सकते, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, सीधा इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कराएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर एक व्यवहार जो है, व्यवहार ही पिछली एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अ टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए व्यवहार वर्ड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। मैं आपको और बता दूँ इसको, व्यवहार, झूम कल्टीवेशन, वालरा, इसे कुछ लोकल जो नेम से उसकी रीडिंग किया जाता है। बट अपने को सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है जो सिर्फ अपनी जो बुक है उसके अंदर रीड आउट कर रखे हैं। उसके अलावा हम बाहर से कुछ भी रीडिंग नहीं करते थे। अब क्या था, धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हो रहा था। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी वो धीरे धीरे बंद हो रही थी, और सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी कुछ जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, सेटल्ड कल्टीवेशन में अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। सेटल्ड कल्टीवेशन जो था उसके ऊपर ये लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इसके अलावा बदलते थे औपनिवेशिक। यस, आगे बढ़ेंगे। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्टेड ट्राइबल लिव्स। देखो मेन जो मेजर जो थिंग है इस अभी तक के चैप्टर की, हमने अभी तक क्या करा था, हम लोग अभी तक ट्राइबल ग्रुप से इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के साथ जो थे उनकी जो लिविंग हुड पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, यानी कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और वो किस तरह से ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स, यानी कि आदिवासी जो थे उनके मुखियाओं का क्या हुआ था। देखो सोसाइटी जो होती है ना वो अपने रूल्स एंड रिचुअल्स को बहुत अच्छे से फॉलोज करती है। चाहे आप लोकल सोसाइटी की ले लो, ट्राइबल सोसाइटीज़ की ले लो, कास्ट की जो सोसाइटी होती है, विलेजेस की जो सोसाइटी होती है, वो अपना जो हेड होता है फिर अपना पूरी सोसाइटी के जो रूल्स एंड रिचुअल्स होते हैं उनको बड़े अच्छे से फॉलोज करते हैं। और बाहर का बंदा आकर के अगर अपनी सोसाइटी के रूल्स एंड रिचुअल्स को
डिस्टर्बेंस करता है तो इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप ब्रिटेन में जाओ, चाहे आप इंडिया के किसी भी पार्टीशन में चले जाओ। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी ग्रुप में आकर उस पूरे ग्रुप को डिस्टर्बेंस करते हो और उसके ऊपर क्या चाहते हो कि अपने आप को बड़ा बताना चाहते हो या फिर उन पे रूलिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर कोई उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, अभी इससे व्हाट हैपन टू द ट्राइबल शिप्स का क्या हुआ था जबकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल तो था इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था कि फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स होते थे, क्योंकि ट्राइब सारी फॉरेस्ट में लिविंग करती थी, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने क्या करा कि जो आदिवासी या फिर ट्राइबल्स के जो हेड चीफ्स थे उनको अपने अंडर में ले लिया और वहाँ की जितना भी लैंड और जो फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट था उसको अपने ऊपर ले लिया। उनके रूल्स एंड रिचुअल्स में भी वो ब्रिटिशर्स खुद ही बनाने लग गए और इनके जो काम करने के तरीके थे, है ना, इनके जो काम करने के जो तरीके थे उनको पूरी तरह से उन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक, और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, यहाँ पर नजराना स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नजराना किया था, यानी कि अथॉरिटी यहाँ पर कुछ न कुछ उनको पे करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, यानी कि जंगलों से कुछ प्रोडक्शन लाकर सेल करते थे वो शहरों में, उसके लिए भी उनको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको क्या करना पड़ता था, कुछ न कुछ पार्टीशन टैक्सेस के रूप में उनको देना पड़ता था। ठीक, तो ये सीधी सी उनकी प्रॉब्लम थी। ठीक, उसके बाद व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उनके पास क्या थे, अब वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एक तरह से सिरदर्द बन चुके थे अंग्रेजों के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पर रह करके खेती करते नहीं थे और ब्रिटिशर्स को टैक्स कलेक्ट करने में या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने में यहाँ पर दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप अभी यहाँ मिल रहा है उड़ीसा में, हो सकता है वो ग्रुप आने वाले 1 साल में आंध्र प्रदेश चला जाए। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे उनको लॉकआउट नहीं कर पा रहे थे और उनके ऊपर उनका पूरा सा प्रभुत्व या फिर उनका राज नहीं चल पा रहा था। तो उस चीज़ को सीधा समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हम सीधा फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, किस तरह से जंगलों से जुड़े हुए लॉज जो थे ब्रिटिशर्स ने चेंजेस कर दिए थे। और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या किया था, फॉरेस्ट को अपने अंडर में लिया था। उसके बाद जो फॉरेस्ट जो थे उनको स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। ठीक, कुछ जो फॉरेस्ट थे उनको कंजर्व फॉरेस्ट या फिर रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में एक्सटेंड किया था एंड दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिशर्स वांटेड इन द फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू कट, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे टिम्बर के जो जितने भी फॉरेस्ट थे उनको अपने अंडर में ले लिया था और वो दूसरे लोगों को उसमें इंटरफेयर नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको रेल की पटरियां बिछाने के लिए बहुत सारे जो औजार होते हैं काम करने के वो बनाने के लिए फॉरेस्ट से लकड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस कारण से ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि ट्राइबल लोग वहाँ पर इंटरफेयर करें और वहाँ से बड़ी मात्रा में वनों को नुकसान करें। यहाँ पर एक एडिशनल वर्ड आया था जिस स्लीपर 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 यहाँ पर देखने होगा, 1 मिनट रुकिएगा। स्लीपर, सॉरी, यस, स्लीपर द हॉरिजेंटल प्लैंक्स ऑफ वुड विच रेलवेज लाइन लेड। स्लीपर क्या थे, लकड़ी के क्षैतिज तकड़े थे जिन पर रेलवे की पटरी बिछाई जाती थी। आजकल तो मॉडर्न पटरियां बन गई, लेकिन पहले क्या था कि लकड़ी जो थी, लकड़ी के ऊपर ही रेलवे की जो पटरियां होती थी उनको बिछाया जाता था, फिर शुरुआत की जाती थी। ठीक, अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपलोड करेंगे। चलो।